सबसे पहले बात करते हैं आज के अपडेट्स के बारे में। तो सेबी की तरफ से 2 अपडेट्स म्यूचुअल फंड्स को लेकर हमारे पास आई हैं। सबसे पहली अपडेट ये आई है कि दिसंबर 5 देखो इसके बारे में अपडेट पहले भी आई थी इस चीज़ के बारे में, दोनों जो अपडेट्स है उसके बारे में कि ये चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन अब इन चीज़ों को मैंडेटरी कर दिया गया है और दिसंबर महीने से हमें ये चीज़ें होती हुई दिख जाएगी। सेबी ने कहा है कि जो म्यूचुअल फंड की 2 टाइप की मेनली स्कीम आती है, एक रेगुलर स्कीम आती है जिसको डिस्ट्रीब्यूटर्स बेचते हैं और एक डायरेक्ट स्कीम आती है जो कि म्यूचुअल फंड कंपनी से डायरेक्ट हम लोग खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसके अंदर। तो यहाँ पे अभी क्या होता था कि एक ही सिर्फ रेगुलर प्लान का ही सारा एक्सपेंस रेशियो वगैरह, डिस्क्लोजर वगैरह सब कुछ आता था। क्लियर है? लेकिन अब सेबी ने कहा है कि रेगुलर प्लान का और डायरेक्ट प्लान का दोनों का अलग अलग डिस्क्लोजर देना है। दोनों के जो भी एक्सपेंसेस वगैरह लग रहे हैं, रेगुलर प्लान का अलग और डायरेक्ट प्लान का अलग, दोनों को अलग अलग सारी चीजें शोकेस करनी है, डिस्क्लोज करनी है। रीजनिंग दिया है सेबी ने कि इससे क्या होगा, इससे होगा कि म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टर के बीच में जो भरोसा है वो और ज्यादा बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये तो अच्छी चीज है, डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। दूसरी चीज यहाँ पे जो जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है उसके अंदर एक रिस्कोमीटर सेबी ने कुछ टाइम पहले इंट्रोड्यूस किया था। तो अभी तक जो रिस्कोमीटर है वो प्लेन कलर में आता था, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में आता था। लेकिन अब जो रिस्कोमीटर है, लो रिस्क से लेके मीडियम रिस्क से लेके हाई रिस्क की तरफ जो सुई जाती है, तो जो रिस्क है उनको कलर कोड करने के लिए सेबी ने कहा है। वैसे तो रिस्कोमीटर एक टाइप का मतलब कोई यूज नहीं है उसका, नॉर्मल इन्वेस्टर कभी उसको देखते नहीं है क्योंकि लगभग हर इक्विटी स्कीम में रिस्कोमीटर हाई ही होता है। डेफिनेटली रिस्कोमीटर जितना स्कीम ज्यादा वॉलेटाइल होगी उतना रिस्कोमीटर हाई होगा, रिस्क ही बताएगा स्कीम को। तो ये चीज है, कलर को डिस्को करने के लिए किया गया है, जितना हाई होगा उतना रेड की तरफ जाएगा। ठीक है, कोई बहुत इसका यूज नहीं है लेकिन एक अच्छा स्टेप जरूर है ट्रांसपेरेंसी और रिस्क इन्वेस्टर को बताने के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो ये 2 मेजर अपडेट्स आई हैं सेबी की तरफ से। ये सब अब मैंडेटरी हो चुकी हैं। ये सारी चीजें अगले महीने से हमें देखने को मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि पेपर आया है या बात है, नहीं, ये सब मैंडेटरी हो चुका है। क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, योर व्यू ऑन एचडीएफसी स्मॉल कैप वर्सेस महिंद्रा स्मॉल कैप। नाम क्या है इनका समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे आईडी से। तो एचडीएफसी स्मॉल कैप एंड महिंद्रा स्मॉल कैप को हम कंपेयर बिल्कुल कर ही नहीं सकते क्योंकि एक जो फंड है वो सालों साल पुराना है और एक फंड 1-1.5 साल पुराना ही है। तो इन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन करना उचित नहीं बनता है। हाँ, ये जरूर है कि जब से महिंद्रा स्मॉल कैप है तब से एचडीएफसी के मुकाबले में ये जो महिंद्रा स्मॉल कैप है उसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन ये लगभग हमें हर स्मॉल कैप के साथ दिखता है। जो भी स्मॉल कैप आती है, लॉन्च होती है, 1-1.5 साल तक अच्छा रिटर्न देती है। कईयों का कंटिन्यू रह जाता है 1-1.5 साल के बाद अच्छा रिटर्न, लेकिन कईयों का रिटर्न 1-1.5 साल के बाद नॉर्मलाइज जनरलाइज हो जाता है। तो प्रेजेंटली बात करें तो क्योंकि इतने नए स्कीम पे उतना भरोसा नहीं होता, कम से कम स्कीम 3 साल 5 साल भी तो बिताए तभी तो अपने आप को प्रूव कर पाएगी और हम भी मान पाएंगे कि हाँ इनकी स्ट्रेटजी अच्छी है। सिर्फ 1 साल के बेसिस पे हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए अगर सिर्फ इन्हीं दोनों एचडीएफसी और महिंद्रा मैन्युलाइफ के बीच मुझे चुनना पड़े तो मैं एचडीएफसी की तरफ जाऊंगा क्योंकि इन्होंने इतने सालों में अपना ट्रैक रिकॉर्ड प्रूव किया है। और ऐसा भी नहीं है कि एचडीएफसी स्मॉल कैप जो फंड है उसका रिटर्न एकदम बेकार है। बढ़िया रिटर्न है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड का भी। तो बढ़िया रिटर्न साथ में प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड जब मुझे मिल रहा है तो मैं किसी ऐसे फंड के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करने जाऊंगा जो कि 1 साल पहले मार्केट के ही अंदर आई है। तो ये चीज है, इसी के कारण मैं एचडीएफसी स्मॉल कैप को प्रेफर करूंगा। एयूएम बड़ा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, खासकर स्मॉल कैप कैटेगरी में नंबर ऑफ चॉइसेस बहुत ज्यादा है, जहां चाहे वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। एयूएम को लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन तेजस जी का है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 25,000 रुपए से ज्यादा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं 1 महीने में। देखिए, कल निपॉन के बारे में आया था क्वेश्चन, मैंने बताया कि आप निपॉन के अंदर में कर सकते हो, डेली एसआईपी 50-50 हजार करके इन्वेस्टमेंट हो जाती है, मैंने खुद किया है, एनएवीबी लॉट हो जाती है। लेकिन एसबीआई में ऐसा नहीं कर सकते हम। एसबीआई में 1 महीने में सिर्फ 25,000 की इन्वेस्टमेंट जाएगी। क्यों ऐसा होता है?
क्योंकि निप्पॉन में जो लिमिट है वो पर ट्रांजेक्शन 50,000 की लिमिट है। क्लियर है? निप्पॉन के अंदर पर ट्रांजेक्शन 50,000 की लिमिट है और पर मंथ 10 लाख या 11 लाख की लिमिट है। लेकिन एसबीआई के अंदर पर ट्रांजेक्शन कोई लिमिट नहीं है, पर मंथ ही 25,000 की लिमिट है। तो एक महीना में चाहे 5-5 हजार करके 5 एसआईपी में 25,000 करो या एक एसआईपी में 25,000 करो, 25,000 से ज्यादा नहीं जाएगा इन्वेस्टमेंट। अगर दो आप एक महीने में 25,000 की एसआईपी कर देते हो, एक की आपको यूनिट अलॉट हो जाएगी, एक का पैसा आपको रिफंड आ जाएगा, क्योंकि 25,000 की ही लिमिट है। मान लो 28 तारीख को किसी महीने का एक एसआईपी आपने कटवाया, दूसरा एसआईपी एक को कटवाया अगले महीने के, दोनों हो जाएगी। लेकिन एक एसआईपी एक को कटवाया, दूसरा एसआईपी आप 5 तारीख या 10 तारीख या 15 या 20 उसी महीने की कटवाओगे, नहीं, मतलब कट तो जाएगा लेकिन वो वापस रिफंड आ जाएगा, यूनिट अलॉट नहीं होगी। ये भी मैंने करके पर्सनली ट्राई किया है। तो निप्पॉन में ये चीज हो जाती है, एसबीआई में ये चीज नहीं होती, क्योंकि निप्पॉन में पर ट्रांजेक्शन लिमिट है और पर मंथ 10-11 लाख की लिमिट है, और एसबीआई में पर मंथ ही 25,000 की लगभग लिमिट है। तो इसलिए एसबीआई में कुछ भी कितना भी जोड़ लगा लो, आप 25,000 रुपए ही महीने का उस स्कीम में डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अभिजीत जी का। सर, मैं आउट ऑफ 2 स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, बट कुछ कंफ्यूजन है, प्लीज क्लियर कीजिए। क्वांट स्मॉल कैप का लास्ट 5 ईयर में 47% रिटर्न दिया है, बट एक्सपेंसेस 0.64 है। टाटा का 5 ईयर में 35% रिटर्न है, एक्सपेंसेस 0.34 है। एडलवाइस का 34% रिटर्न है, एक्सपेंसेस 0.39 है। यहाँ मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ रिटर्न अगेंस्ट एक्सपेंसेस कितना डिफरेंस हो जाता है, या फिर ज्यादा रिटर्न देख के ही चूज करना चाहिए, प्लीज समझा दीजिए सर। या फिर मोतीलाल का नैस्डैक 100 एफओएफ में इन्वेस्ट करें 0.1। देखिए, एक्सपेंस रेशियो सिर्फ देख कर थोड़ी ना इन्वेस्ट करना है, मैंने कई बार आपको बताया है। अच्छा, एक बात बताओ, कोई फंड है जो आपसे 0.5% का एक्सपेंस रेशियो ले रही है और सालाना आपको 15% का रिटर्न दे रही है, और कोई म्यूचुअल फंड है जो आपसे 1% का एक्सपेंस रेशियो ले रही है और सालाना 20% का रिटर्न दे रही है, तो आप किस, मतलब 0.5% रिटर्न और 0.5% एक्सपेंस रेशियो और 15% सालाना रिटर्न के साथ जाओगे, या 1% एक्सपेंस रेशियो और 20% सालाना रिटर्न के साथ जाओगे? 0.50% आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़ रहा है, तो उसके अगेंस्ट में रिटर्न आपके 5% बढ़ रहे हैं। ये भी तो देखो, यही चीज है जो लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए, लेकिन सिर्फ आपको एक्सपेंस रेशियो को नहीं देखना है। हमेशा ही म्यूचुअल फंड स्कीम सेलेक्ट करते हुए ये देखना है आपको कि अगर ज्यादा एक्सपेंस रेशियो कोई आपसे ले रहा है, तो सालाना रिटर्न भी आपको कितना बना के दे रहा है ज्यादा। जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड की ही आप बात करते हो, तो ऑलमोस्ट वो दुगना आपसे एक्सपेंस रेशियो ले रहा है टाटा और एडलवाइस के मुकाबले। दुगना कहने का मतलब कितना, 0.3% ज्यादा एक्सपेंस रेशियो ले रहा है। ऑलमोस्ट 0.3% के अगेंस्ट में रिटर्न वो कितना बना के दे रहा है ज्यादा, 12% ज्यादा बना के दे रहा है। एक्सपेंस रेशियो क्वांट आपसे 0.3% एक्स्ट्रा ले रहा है, लेकिन रिटर्न कितना बना के दे रहा है, 12% ज्यादा। तो एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो और रिटर्न भी ज्यादा हो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो कम हो, रिटर्न ज्यादा हो, तो भी बढ़िया है। एक्सपेंस रेशियो एवरेज और रिटर्न ज्यादा हो, तो भी बढ़िया है। ये नहीं होना चाहिए कि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है और रिटर्न कम है। क्लियर है? या फिर एक्सपेंस रेशियो भी कम है लेकिन रिटर्न भी बहुत खराब है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिटर्न के साथ आपको एक्सपेंस रेशियो को देखना चाहिए। अगर कोई म्यूचुअल फंड स्कीम एक्सपेंस रेशियो ज्यादा चार्ज कर रही है और रिटर्न भी ज्यादा बना के दे रही है, तो उसके अंदर इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इन तीन में से चुनना हो, तो इन्हीं तीन में से अगर चुनना है, तो इन माय ओपिनियन क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड टाटा स्मॉल कैप फंड का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, वो बहुत बढ़िया जाएगा। टाटा स्मॉल कैप फंड स्मॉल कैप होते हुए भी, मतलब बाकी स्मॉल कैप के मुकाबले में आपको कम वॉलेटिलिटी देगी, रिटर्न भी थोड़ा मतलब नॉर्मल रहेगा स्मॉल कैप के मुकाबले में, लेकिन वॉलेटिलिटी भी कम रहेगी। इसके अगेंस्ट में क्वांट के अंदर आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा मिलेगी, लेकिन रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा अगर आप लंबे समय तक रुके रहते हो। अब जैसे 3 महीने 6 महीने में लोग परेशान हो रहे हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर, क्लियर है?
तो वॉलेटिलिटी का मतलब ही यही होता है कि आपको ड्रॉ डाउन भी झेलना पड़ेगा और तभी आपको जंप भी मिलेगा। तो कहने के लिए तो लोग कह देते हैं कि मैं वॉलेटिलिटी झेल लूंगा, लेकिन जब वॉलेटिलिटी झेलने की बारी आती है तो जैसे मेरे कमेंट बॉक्स भरे रहते हैं कि क्वांट के अंदर अब रहा नहीं जाता, ऐसे ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं। निगेटिव से पॉजिटिव में आ ही नहीं रहा है भाई। आपने 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट ही की होगी तो कहां से निगेटिव में से पॉजिटिव में आएगा। तो दिक्कत यही है, कहने के लिए लोग कह देते हैं कि वॉलेटिलिटी झेल लूंगा, लेकिन एक्चुअल में वॉलेटिलिटी झेली जाती नहीं है। तो अगर आप वॉलेटिलिटी झेल कर लंबे समय तक बने रह सकते हो तो क्वांट स्मॉल कैप के साथ टाटा स्मॉल कैप का कॉम्बिनेशन काफी बढ़िया हो जाता है इन माय ओपिनियन। अगर इन्हीं 3 में से चुनना हो तो क्या इडलवाइज खराब है? जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ उनको एग्जिट कर दें? नहीं, इडलवाइज भी बढ़िया है, क्लियर है। लेकिन क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और पहले से तो इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा बेहतर है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। इसके अलावा कोई और आपके क्वेश्चंस हैं तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आप इन्वेस्ट करते हुए ये सोच के वॉलेटिलिटी को झेल सकता हूं तो झेलने की पावर रखो, वॉलेटिलिटी को परेशान मत हो।